हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिजिव ओलिगोपोली की। पिछली वीडियो में हमने किंग डिमांड कर्व किया था, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के बारे में बात की थी। कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होती है? जहाँ पर फर्म्स एक दूसरे से मिलकर प्राइस डिसाइड करती हैं और बजाय के प्राइस वॉर की सिचुएशन फेस करने के। और किसी भी फर्म के कोलिजन से क्या होगा, कुछ ना कुछ सिचुएशंस बेटर होंगे, उनको प्राइस वॉर फेस नहीं करना पड़ेगा, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो डिक्रीज़ होगा, और जो बाकी फर्म्स मार्केट में एंटर करना चाहती हैं उनको रोका जा सकता है कोलिजन से। अब ये कोलिजन भी दो तरीके का होता है, एक परफेक्ट कोलिजन, दूसरा इम्परफेक्ट कोलिजन। परफेक्ट कोलिजन की पहले बात करते हैं। परफेक्ट कोलिजन कार्टेल के फॉर्म में पाया जाता है। कार्टेल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है जो एक साथ आकर प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, और ये एक तरीके का मल्टी प्लांट मोनोपोली की तरह रिएक्ट करता है। इसकी अजम्पशंस क्या हैं? जितने भी फर्म्स हैं कार्टेल की, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही हैं। मार्केट डिमांड का हमें पता है, और डिमांड जो है हर एक पॉसिबल, तो मार्केट डिमांड का कार्टेल को पता है, और डिमांड जो अलग अलग प्राइसेस पर होगी पॉसिबल, वो भी हमें यहाँ पता है। मार्जिनल कॉस्ट का भी पता है सारी फर्म्स को। और इसी के साथ हम मानकर चल रहे हैं 3 फर्म्स आपकी इंडस्ट्री में हैं, ए, बी और सी। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्राइस और आउटपुट डिटरमिन होगा जब हम कार्टेल की बात कर रहे हैं या परफेक्ट कोलिजन की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, मल्टी प्लांट मोनोपोली की तरह। कि मान कर चलें कि 3 प्लांट हैं किसी एक मोनोपोलिस्ट के, और तीनों को देखकर उसे प्राइस और आउटपुट डिसाइड करना है। ठीक वैसे ही कार्टेल होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म्स हो जाता है और सारी फर्म्स को देखते हुए प्राइस डिसाइड किया जाता है। किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाएगा? जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किए जा सकें। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अर्न किए जाते हैं? जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। तो अब 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्म्स हैं, तो 3 अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, MC1, MC2 और MC3। और इन तीनों को कॉस्ट को मिलाकर हमें टोटल MC मिलेगी, और हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट या इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर तीनों की मार्जिनल कॉस्ट किस चीज़ के इक्वल हो? मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल। डायग्राम में यदि आप देखें तो एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है, वाई पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है। इसी चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट फर्म के लिए, सेकंड फर्म के लिए, थर्ड फर्म के लिए, तीनों फर्म के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स बनाए गए हैं, और एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड में बनाया गया है, जो कि ये मान के चल रहे हैं समेशन है तीनों मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स का, और डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू और डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है कि इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी कहाँ प्रोड्यूस करना है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो सके। तो मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को यहाँ ई पॉइंट पर काटते हैं, नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड कर देंगे, और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड करने से आपके पास क्या आ जाता है? OQ, यानी टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाना है कार्टेल के थ्रू। फिर ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये AR कर्व को काट रहा है, तो वाई एक्सिस की तरफ जब आप लाइन पे एक्सटेंड करेंगे आपको मिलेगा प्राइस, यानी OP, यानी OQ आउटपुट जो टोटल प्रोड्यूस हो रहा है कार्टेल के थ्रू, उसके लिए कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा? OP। अब क्या बचा? ये डिसाइड करना कि हर एक फर्म कितना आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगी इस OQ में से। प्राइस तो फिक्स हो गया है, OP यही प्राइस सारी फर्म्स को लेना है। तो अब OQ में से कितना डिसाइड करेगी, हर एक फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, वो देखते हैं। यहाँ पर MC MR इक्वल थे। अब हर एक फर्म कितना प्रोड्यूस करे वो डिपेंड करता है जहाँ उसका MC और उसका MR इक्वल हो। तो MR वही होगा मार्केट का लिए जो MR है फर्म के लिए। अब MC MR की इक्वालिटी से ये लाइन इधर वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ की गई है, क्योंकि यहाँ MC तो इंडिविजुअल फर्म्स के दिए गए थे, MR नहीं था। MC MR की इक्वालिटी से ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये MR को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ MC MR की इक्वालिटी को, और इंडिविजुअल फर्म को ये इक्वालिटी इन पॉइंट्स पर, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर टच कर रही है, और इन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से हमने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कितना आउटपुट कोई पर्टिकुलर फर्म बनाएगी। A पॉइंट जो है वो फर्स्ट फर्म से लिया गया है, तो फर्स्ट फर्म की मार्जिनल कॉस्ट से फर्स्ट फर्म यहाँ पर कितना आउटपुट बनाएगी?
OA लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगी। सेकंड फर्म की बात करें तो सेकंड फर्म की मार्जिनल कॉस्ट से नीचे की तरफ जो लाइन ड्रॉ की गई है वो B पॉइंट पर आती है। सेकंड फर्म कितना आउटपुट बनाएगी, OB लेवल ऑफ आउटपुट। और थर्ड फर्म की इक्वालिटी से जो लाइन ली गई है वो नीचे की तरफ आती है। थर्ड फर्म कितना बनाएगी आउटपुट, टोटल OC आउटपुट। तो मार्केट में जो हमने कहा OQ आउटपुट बनेगा, OQ आउटपुट कैसे मिलकर बनेगा, फर्स्ट फर्म का आउटपुट प्लस सेकंड फर्म का आउटपुट प्लस थर्ड फर्म का, तीनों फर्म का आउटपुट मिलकर मार्केट का आपका टोटल आउटपुट बनेगा, जो कि OP प्राइस पर बेचा जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्राइस डिटरमिन किस तरीके से होगा इम्परफेक्ट कल्यूजन में। इम्परफेक्ट कल्यूजन यानी पूरी तरह से फर्म एक दूसरे से मिलकर प्राइस डिसाइड नहीं करेंगी, बल्कि प्राइस लीडरशिप मॉडल वहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कई फर्म मार्केट में स्मॉल होती हैं और उनमें से ही एक फर्म डोमिनेंट होती है जो पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर कर रही है, जो ज़्यादा प्रभावी है। और जो डोमिनेंट फर्म होती है वही फर्म फर्दर प्राइस लीडर के रूप में सामने आती है और प्राइस को डिसाइड करती है। अब ये जो प्राइस लीडर ने प्राइस डिसाइड कर दिया, बाकी सारी फर्म्स उस प्राइस पर ही अपना आउटपुट बेचने को तैयार हो जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखते हुए ये प्राइस फिक्स किया जाएगा, क्योंकि दूसरी फर्म की एंट्री को रोकने के उद्देश्य से भी ये प्राइस डिसाइड किया जा सकता है। और ये जो प्राइस डिसाइड किया गया है पूरी इंडस्ट्री के लिए डिसाइड किया गया है, बाकी फर्म्स को लेना पड़ेगा। और यदि प्राइस में किसी तरह के चेंजेस हों, वो जो कि तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। अदरवाइज़ प्राइस लगातार कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। और अगर चेंज होता है प्राइस तो डोमिनेंट फर्म द्वारा पूरी इंडस्ट्री में ये चीज़ कन्वे कर दी जाती है कि अब प्राइस ये होगा। और किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है प्राइस लीडरशिप फर्म द्वारा, उसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू से। एक्स एक्सेस पर आउटपुट, वाई एक्सेस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है। DD डैश आप देखेंगे बड़े वाला तो ये आपका इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, SS इंडस्ट्री के लिए सप्लाई कर्व है। DT डैश स्मॉल वाला डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमिनेंट फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाया गया है डिमांड कर्व के नीचे। और ये MC कर्व बनाया गया है डोमिनेंट फर्म का। तो डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व, उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक तो ये चीज़ चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करेगा, डोमिनेंट फर्म। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, मार्केट का टोटल मार्केट का डिमांड कर्व और टोटल मार्केट का सप्लाई कर्व, ताकि हमें ये पता चले कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा और कितना आउटपुट किस किस के बीच में शेयर होगा। तो डोमिनेंट फर्म की बात करते हैं पहले। डोमिनेंट फर्म कहाँ प्राइस डिसाइड करेगी? जनरली डोमिनेंट फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखते हुए प्राइस डिसाइड करेगी। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होंगे? जहाँ फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम में होंगी? जहाँ उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को काटते होंगे। तो E पॉइंट पर डोमिनेंट फर्म इक्विलिब्रियम में है। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड कर देंगे, नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड करने से लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये R पॉइंट पर डिमांड कर्व को टच करती है, तो यहाँ से प्राइस मिल जाएगा। यानी कि OP लेवल ऑफ प्राइस फर्म ने डिसाइड कर दिया है, डोमिनेंट फर्म ने, और इसके लिए वो OQ लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई कर रही है। लेकिन यदि आप इस प्राइस पर मार्केट डिमांड की बात करें तो इस प्राइस पर मार्केट का डिमांड को यहाँ टच कर रहा है। ये पॉइंट नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करी, यानी मार्केट में कितने आउटपुट की डिमांड है, OQ1 की। तो OQ1 आउटपुट की डिमांड है। OQ कौन सप्लाई कर रहा है? डोमिनेंट फर्म। बाकी बचा क्या? Q और Q1। Q और Q1 किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा? जो बाकी फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। और उनको क्या प्राइस लेना पड़ेगा? OP प्राइस, जो कि किसने फिक्स किया था? डोमिनेंट फर्म ने। और कहाँ फिक्स किया था? जहाँ डोमिनेंट फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे थे या जहाँ डोमिनेंट फर्म इक्विलिब्रियम में थी।